हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस का एक और सुपर डुपर मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। ऐसा मॉक टेस्ट जिसका एक एक क्वेश्चन डायमंड कैटेगरी का है, यानी एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। तो फुल एनर्जी के साथ पूरे मॉक टेस्ट को करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शुरू करते हैं आज का ये सुपर मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यानी दिए गए स्टेटमेंट पर विचार करना है और कौन सही कौन गलत है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। तो कुडुक भाषा बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है। कुडुक भाषा कहाँ दोस्तों बोली जाती है, आपका झारखंड के अंदर बोली जाती है। और कुडुक भाषा में तोरांग एक शब्द होता है, उसका मतलब जंगल होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। बी कहता है झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत जो होती है वो लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये बात आपकी क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि ये व्यवस्था आपकी झारखंड में ना होकर ये आपकी बात मिजोरम के लिए सही हो जाएगी। यानी मिजोरम में जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम परिषद होती है, वो ऐसी बात करती है। तो यहाँ पे बी आपका गलत हो जाएगा। अगर सी स्टेटमेंट की बात करें, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। ये सारे मैं आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। तो इसमें बताइए कौन सा, क्या सी सही हो जाएगा? तो सी आपका क्या है, रॉन्ग है भाई। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ 25 होना चाहिए। जंगल अधिकार कानून जो 2007 है वो कहता है कि जो लोग कम से कम जंगल में 25 वर्ष से रह रहे हैं, 25 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे हैं, वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ होने वाली चीज़ों पर उन लोगों का हक है। तो ये यहाँ पे 25 होता तो स्टेटमेंट सही होता, अन्यथा आपका रॉन्ग है। अगला क्या है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये बात एकदम आपकी सही है। तो यहाँ पे ए और डी सही लग रहा है। ए और डी वाला ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक चीज़ को दोस्तों बारीकी से समझेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है, निम्नलिखित में हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। अब हाथियों के बारे में क्या है, आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। ए कहता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्य तौर पर 100 किलोग्राम होता है। क्या ये बात सही है? ये मैंने आपको बता रखी है, कई सारे मॉक टेस्ट में भी बताया है और टॉपिक करवाया उसमें भी बताया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 नहीं बल्कि 200 केजी के लगभग होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बी कहता है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका 200 किलोग्राम नहीं, यहाँ पे 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। आपका एनसीईआरटी में जो दिया गया वही पढ़ना है, क्योंकि सीटेट का आपका एग्ज़ाम जो होता है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। तो वो आपका एनसीईआरटी कहती है 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, यहाँ 200 दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला कहता है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हाथियों का शरीर भारी होता है, विशाल होता है, इसलिए वो बहुत आराम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं और सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा। डी की अगर बात करें तो हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना बेहद पसंद करते हैं। तो सी और डी इसमें सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका सीटेट के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम जो होता है आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। यानी वर्ष के किस महीने में सबसे अच्छा आपका समय है मधुमक्खी पालन करने का। ए कह रहा अगस्त से अक्टूबर, बी है अक्टूबर से दिसंबर, सी है फरवरी से अप्रैल और डी है अप्रैल से जून। तो आपका एनसीईआरटी के अंदर ये आपका दिया गया चैप्टर और उसमें आपका बताया गया है कि मधुमक्खी पालन का जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समय होता है वो जो चल रहा है यही समय है, यानी अक्टूबर से दिसंबर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़े क्वेश्चन, और आज के इस मॉक टेस्ट का एक और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और यहाँ पे कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है?
पहला ए कह रहा है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। आपका सीएनजी जो आती है उसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी वो गैस जिसको कंप्रेस किया गया, तो ए स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। अब कारण देखते हैं। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच जो इंटरमोलिकुलर यानी अंतरा अणुक स्थान होता है वो कम हो जाता है और यह आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं। बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी ए भी सही है और आर भी सही है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका जो दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वीडियो में आज के इस मॉक टेस्ट का लेंगे और क्वेश्चन है पौधों को निम्नलिखित पौधों के मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए कहता है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, क्या ये सही है? तो दोस्तों आपका पढ़ लेते हैं, अगला पढ़ लेते हैं। पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। अब आपको बताना है, ये तीन चीज़ें पढ़ ली, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो अब आप समझिए। इसमें पूछ रहा तने का या के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। अब बताइए तने का कार्य कौन सा है? भाई आपको जरा सा कॉमन सेंस है तो आप जानते हैं कि भोजन का उत्पादन और भंडारण करना तने का काम नहीं होता है। पत्तियों को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, तो यहाँ पे तना तो है नहीं, तो ए आपका गलत हो जाएगा। पौधे को शक्ति और सहारा जरूर प्रदान करता है, आपका जो स्टेम होता है किसी भी पेड़ का, ये पौधे को सहारा तो बिल्कुल प्रदान करता है, तो बी सही है। अगर सी की बात करें तो यहाँ पे पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका? मिनरल्स का और वाटर का, पेड़ को, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बी और सी सही है, ए रॉन्ग है। तो यहाँ पे केवल बी और सी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरी मेहनत के बदले। मैं आपको पूरा सीटेट तक एग्ज़ाम क्लियर करवा के एक एक भाई बहन जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहा है उसको 120 मैंने लक्ष्य रखा है कि 120 का आप स्कोर करें, इसके साथ सीटेट क्रैक करें। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों ए और बी, यहाँ पे बी कर लीजिए, ए और बी पर विचार कीजिए। ए कथन कहता मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और बी कहता मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। अब बताइए क्या ए और बी दोनों सही हैं? तो ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। किस लिए? मनाली में आपका बांस के खंभों पर नहीं, बांस के खंभों पर दोस्तों असम में घर बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी सही है किंतु ए गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है आपको केचुओं के बारे में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट। अब बताइए यह ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन नरम हो जाती है यानी सॉफ्ट हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। केचुए ज़मीन में आपने देखे होंगे छेद बनाते रहते हैं और ज़मीन क्या हो जाती, पोल हो जाती है, नरम हो जाती है। बी कहता है ये मृत पत्तियों यानी डेड जो लीव्स हैं आपकी और पौधों को खाते हैं, इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अगर अगली बात करें ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी आपका सी भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ए बी सी अब तक सही हो चुका है। डी की अगर बात करें आपका कह रहा है रसायनों यानी केमिकल्स और पेस्टिसाइड का जो छिड़काव किया जाता है क्या वो केचुओं को प्रभावित नहीं करता है? तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिल्कुल प्रभावित करता है आपका केमिकल और पेस्टिसाइड का छिड़काव, केचुओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे फोर्थ आपका जो डी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और यहाँ पे आपका ए बी और सी सही हो जाएगा, यानी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी वाला। अगला बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी सीटेट के अंदर आता है, एक नंबर के अंदर जरूर आएगा। एक नंबर के अंदर डायरेक्शन और एक नंबर के अंदर आपका ट्रेन से रिलेटेड, वो मैं आपको टॉपिक मैंने दे दिया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो किसी ट्रेन के मार्ग विषय में टाइम टेबल दिया है, इसको देखना है और बताना है सही आंसर। ये आपकी टेबल दी गई है, यहाँ क्या देखना है, स्टेशन का नाम गांधीधाम और सूरत। आप देखिए कोई ट्रेन गांधीधाम, इस टेबल को कैसे देखेंगे, कोई ट्रेन गांधीधाम कब पहुँचती है,
पहुंचती होगी किसी टाइम। क्या मतलब, ये इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ से छूटती कब है, क्योंकि आपको निकालना है गांधीधाम और सूरत के बीच औसत चाल इस क्वेश्चन के अंदर। तो गांधीधाम से डिपार्चर का टाइम क्या है ये आपको पता लगाना है, ये दिया है 6:15। और सूरत पहुँचने का टाइम इंपॉर्टेंट है, यहाँ छूटने का कोई मतलब नहीं, कुछ भी टाइम हो, क्या मतलब है। यहाँ 6:15 पे छूटी और सूरत पहुँची 16:15 पे। इस दौरान ट्रेन ने 530 किलोमीटर की यात्रा तय की। अब आपको बताना है ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो इस दौरान देखिए कितने घंटे लगे जर्नी में, टोटल आवर कितने लगे। 6:15 पे सुबह निकलती है ट्रेन और 16:15 यानी आपका 4:15 पे पहुंचती है। अगर 6:15 पे पहुंचती तो 12 घंटे लगते। 2 घंटे पहले ही यानी 4:15 पे पहुंच गई तो 2 घंटे पहले यानी 10 घंटे टोटल टाइम लगा इस इतनी डिस्टेंस कवर करने में गांधीधाम और सूरत के बीच, जो 530 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको कवर करने में। अब आपको पता चल गया 10 घंटे टाइम लगा है, तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस जो 530 दी गई है अपॉन टाइम जो आपने 10 निकाला है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ आपका 53 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बहादुरी के साथ ऐसे क्वेश्चन कर देना है, खास करके मेरी बहनों को जो सीटेट एग्ज़ाम जिनका सपना है। अगला क्वेश्चन इस टाइप का आता है आपका। क्वेश्चन है किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर पैमाना छपा हुआ है। पैमाना क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर 950 मीटर के बराबर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर हो, क्योंकि अब मैप तो इतना बड़ा बना नहीं पाएंगे, मैप में एक मानक मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर है और मैप के अंदर 2 स्थानों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। तो अब इन 2 स्थानों के बीच की दूरी जो वास्तविक है, एक्चुअल, वो बताना है आपको। तो देखिए पैमाना दिया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, तो 19.2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 19.2 गुणे 950। अब इसकी फटाफट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 19.2 और 950 की, ये आपकी मल्टीप्लाई 18,240 हो जाएगी। यहाँ तो आपका मीटर में आया ना, क्योंकि यहाँ मीटर था आपका, 950 मीटर था ना। अब इसे यहाँ आंसर में किलोमीटर में आ रहा है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ से 3 जीरो अगर काटेंगे तो 3 डिजिट पहले इधर से डेसिमल लगा देंगे, यानी 18.2 करके आपका आंसर है कहीं भाई 24 होगा, यहाँ 2 दिया है तो 2 मान लेते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, वो क्या है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ क्रमशः क्या होंगी। अब देखिए ये मैप का आपका क्वेश्चन है और मैप को तैयार कर लेना है विधिपूर्वक आपको। यहाँ अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका मैप होगा और यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश होगा और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका गुजरात है। तो गुजरात से आप देखेंगे, यहाँ गुजरात है आपका, गुजरात से ये डायरेक्शन देखिए, मैं मैप से भी अभी आपको करवा दूंगा। ये डायरेक्शन अगर देखें तो यहाँ मैंने आपको बता के रखा कई वीडियो में कि नॉर्थ है, टॉप पे नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट और इधर साउथ, इधर वेस्ट होता है। ये आपकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है, ये साउथ ईस्ट होती है, ये आपकी साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ऊपर बढ़ रहे हैं ना, ऊपर आपकी नॉर्थ है, लेकिन इसके साथ साथ पूरब में भी तो बढ़ रहे हैं, पूर्व में ईस्ट में बढ़ रहा है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो गुजरात के सापेक्ष देखना है तो गुजरात से देखेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो गुजरात से उत्तर प्रदेश किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। उत्तर पूर्व वाले 2 ऑप्शन है, यानी आपका ये तो कैंसिल हो गए 2। आंध्र प्रदेश देखना है, आंध्र प्रदेश के लिए नीचे चल रहे हैं, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है। अब साउथ के साथ साथ ईस्ट भी तो चल रहे हैं, पूरब में ही तो चल रहे हैं, यहाँ आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा। मैंने पोल में एक क्वेश्चन चैनल पर दिया था आपका कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने पता नहीं उत्तर पश्चिम क्या सोच के लगा दिया। बहुत सारे लोग जो पोल पे आए वो उत्तर पश्चिम लगा रहे हैं, यानी एक दूसरे को देख के करेंगे यार, अपने दिमाग से कीजिए। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ देख लीजिए, आप मैप में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ गुजरात से उत्तर प्रदेश देखिए और यहाँ आप आंध्र प्रदेश देखिए। यहाँ डायरेक्शन में आपकी बनाए दे रहा हूँ, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है और ये आपका साउथ ईस्ट है, तो इसमें क्या समस्या है आपको,
मैप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, आप कहाँ हैं? x पे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डायरेक्शन आप जान ही चुके हैं, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है, नॉर्थ है ऊपर और ईस्ट है इधर, साउथ नीचे है और वेस्ट इस साइड होगा। अब कहता है क्वेश्चन कि पहले ए पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। अब जो बोलेगा वो करना है। x यहाँ है और इसके ठीक उत्तर में कितनी दूरी है आपकी? 30 मीटर की दूरी है। ये ए पर पहुँच गए 30 मीटर की दूरी तय करते हुए, या 30 मीटर, ओहो ये इधर आपका 30 मीटर है। फिर यहाँ से आप बी पर जाते हैं, बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर है। ए से ठीक पश्चिम ये दिशा आपकी होगी ना, और ये 40 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आप तय करके बी पर पहुँच गए। अब कह रहा फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। बी के ठीक उत्तर, यहाँ मैं इसे ले लेता हूँ, यहाँ बी से ठीक उत्तर ऊपर की तरफ होगा और कितनी दूरी? 30 मीटर की दूरी तय करके आप सी पर जाते हैं। सी पर पहुँच गए, सी पर पहुँचे। फिर आपका कह रहा है कि अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में। अभी और चलना है, यानी सी का ठीक पश्चिम ये होगा। यहाँ से आप चले कितना? 40 मीटर चले और यहाँ वाई पर अपने विद्यालय पहुँच गए। अब आपको बताना है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। विद्यालय आपका क्या कहाँ है? वाई पर है, घर आपका एक्स पे है, तो आपको दिशा कौन सी बतानी है? ये वाली दिशा बतानी है। यानी कह रहा विद्यालय के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष जिसके साथ जुड़ा होगा उसे ही आपको वही डायरेक्शन निकालनी है। तो विद्यालय के सापेक्ष, अन्यथा यहाँ पे आप गलत कर देंगे। तो देखना है, बहुत चतुराई पूर्वक ऐसे क्वेश्चन करने हैं। विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है, तो विद्यालय यहाँ, घर यहाँ है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? मैंने अभी क्या आपको बताया, तीर इधर को लगेगा। ये आपका ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन है, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? पोनी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल। तो अगर पोनी चावल की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु से आपका संबंधित है दोस्तों। वो चावल जो स्टिकी हो जाता है और असम में खाया जाता है वो आपका बोरा चावल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सांपों के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत जो कथन हो उसे चिन्हित कीजिए। एक कहता है कि वह अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। क्या आपने सांपों के बारे में, मैंने आपको कई वीडियो के अंदर कई चीज़ों को बताया है, उसमें यह भी बताया है कि सांप जो है वो अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाते हैं, पूरा निगल जाते हैं। तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए, भारत में 4 प्रकार के सांप जहरीले पाए जाते हैं, जिसमें आपका पहली वैरायटी होती है नाग, और दूसरी अगर बात करें तो आपका यहाँ पहली दूसरी करैत होती है, और तीसरी आपकी दुबैया होती है। ठीक है, ये आपकी दुबैया, और चौथी अगर होती है प्रजाति तो आपकी कौन सी? अफाई होती है। ये 4 प्रकार के सांप बहुत जहरीले पाए जाते हैं और इनके दोस्तों 2 दांत होते हैं जिन्हें हम लोग फंक्स बोलते हैं। तो अगला स्टेटमेंट, ये रही जानकारी आपकी इंपॉर्टेंट। अगला स्टेटमेंट, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, बात बिल्कुल सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल बात सही है। और सांप, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी, सी और डी सही है। गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा है तो आपका जो नहीं होगा वही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जब हम ईंधन जलाते हैं यानी फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है या केवल प्रकाश प्राप्त होता है? तो ए आपका ध्वनि ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, केवल प्रकाश तो नहीं होता है। क्या होता है गुरु? आपका ऊष्मा और प्रकाश, यानी आपका ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। ए, बी, डी गलत हो जाएंगे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज,
एक मिश्र धातु होती है जिसे निम्नलिखित में किन्हें पिघला कर बनाया जाता है। अब बताइए, जिंक और टिन, टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीटेट के लिए। तो दोस्तों जो ब्रॉन्ज होता है वो टिन और कॉपर को मिला के पिघला के बनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं इस मॉक टेस्ट के अंदर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।